नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ई एजेंडा के इस कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। कोरोना के संकट काल में आज तक की हर मुमकिन कोशिश की हर जानकारी, हर महत्वपूर्ण चेहरा, क्या है देश की राय, क्या है देश की रणनीति, क्या है सरकार की सोच, कैसे बढ़ना है कोरोना काल में, लॉकडाउन के वक्त क्या हम मुकाबले में नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ताकि हर जानकारी आप तक, आपके घर तक पहुंचे। आइए इस कड़ी में आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वागत है आपका। एक अग्रणी भूमिका आपकी रही है इस पूरी लड़ाई में कोरोना के खिलाफ। बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप देश के सामने आए, आपने हर कदम पर जानकारी दी। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस वक्त हम एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। देश में कोरोना के मामले अब 55,000 के भी ऊपर हो गए हैं। इस लड़ाई में अभी आप भारत की स्थिति कहां देखते हैं? देखिए, आज देश में लगभग 56,000 देश के लोगों को ये बीमारी हुई है। लगभग 1800 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। हमारे लगभग 17,000 लोग ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं खुशी खुशी। 30% के करीब हमारा रिकवरी रेट है। हमारे देश की आबादी है 135 करोड़। दुनिया के शायद 20 बड़े देशों के बराबर हमारी अकेले आबादी है। लेकिन छोटे छोटे देशों में भी हमसे बहुत ज़्यादा संख्या में केसेस भी हुए हैं और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हुई है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत सारी दुनिया के मुकाबले बहुत बेहतर कर रहा है। हमारे देश के लोग बहुत सच्चाई और गहराई के साथ अनुशासन का पालन कर रहे हैं। सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को गंभीरता से मान रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, सबसे बड़ी चिंता है जो तमाम मेट्रो है, खास तौर पर अगर हम देखें मुंबई, भयानक स्थिति, अहमदाबाद बेतहाशा बढ़ रहे मामले, उज्जैन सबसे ज्यादा मृत्यु दर, दिल्ली जहां पर लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ये लॉकडाउन के बावजूद इन शहरों में परिस्थितियां बेकाबू हैं, कंट्रोल नहीं हो रही हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, निश्चित रूप से चिंता ज़रूर है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इन शहरों में भी इस समस्या का समाधान हम पूरी तरह से कर लेंगे। यहाँ की विशिष्ट प्रकार की समस्याएं थी। दिल्ली में, अहमदाबाद में और ख़ासकर मुंबई में बहुत कंजेस्टेड इलाके हैं, स्लम्स हैं। एक एक घर में 15-15 लोग रहते हैं। बहुत नैरो लेन्स हैं, एक लेन का दूसरी लेन के साथ कनेक्शन है और इन बड़े बड़े क्लस्टर्स में लाखों लोग रहते हैं। वहाँ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ये व्यवहारिक तौर पर भी अगर कोई 100% इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वो शायद नहीं कर सकता। इसके कारण और ख़ासकर जो विदेशों से लोग आए वो भी इनमें से बहुत सारे शहरों में आए, मरकज़ के लोगों का और जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनका भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक प्रकार से इफ़ेक्ट रहा। इन सब कारणों से यहाँ की तकलीफ़ सारे देश के मुकाबले ज़्यादा है। लेकिन जहाँ एक तरफ यहाँ की सरकारें प्रयास कर रही हैं, वहाँ केंद्र सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हम लगातार अपनी टीम्स वहाँ भेज रहे हैं, एक्सपर्ट्स को भेज रहे हैं और इसके साथ साथ हमने अपने जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं भोपाल में और दूसरे स्थानों पर, उनको भी विशेष रूप से, दिल्ली में हमने अपने एम्स न्यू दिल्ली को कहा है कि वो विशेष रूप से सारे दिल्ली की स्थिति का आकलन करे, मदद करे। दिल्ली में NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, विशेष रूप से दिल्ली के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित किए हुए है। यहाँ पे भी तकलीफ़ के बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम यहाँ की स्थिति को बेहतर कर लेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपने कहा था लॉकडाउन सोशल वैक्सीन है। जब तक कोई दवा नहीं आती, वैक्सीन नहीं आती, तब तक इसी को आप सोशल वैक्सीन समझिए। क्या अब लॉकडाउन 3 में दी गई ढील से वैक्सीन कमजोर नहीं हो रही? कई जगहों पर लॉकडाउन 3 में लापरवाही का आलम दिख रहा है। देखिए, मैंने ये कहा था कि जब तक हमारे पास कोरोना के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग एक सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन के रूप में समाज की सहायता कर सकती है
और विशेष रूप से लॉकडाउन के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिलकर ये और भी ज़्यादा पोटेंट हो जाती है। लेकिन ये भी सच है कि धीरे धीरे हमें अपने लॉकडाउन को खोलना है और लॉकडाउन के खुलने की परिस्थिति में भी हमारे लिए हर हालत में इस सोशल वैक्सीन का इस्तेमाल करना हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सारे समाज और देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और कोरोना के खिलाफ अभी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि वो आज से 1 महीना या 2 महीना पहले था। इसलिए मेरी फिर से सबसे अपील है कि इस सोशल वैक्सीन का भरपूर इस्तेमाल करिए। ये आपको पूरी तरह से सुरक्षा देने में काफ़ी हद तक सक्षम है। मैं एक इटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूँ और कर्म में विश्वास रखता हूँ। कोरोना के खिलाफ युद्ध को हमने देश में सबसे पहले शुरू किया दुनिया के मुकाबले, और सारे देश ने हमारा साथ दिया, डिसिप्लिन दिखाया, प्रधानमंत्री जी के निर्देशों को बहुत गंभीरता से पालन किया और आज सारे देश की सभी सरकारें भारत सरकार के सभी निर्देशों का, स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी गाइडलाइंस का गंभीरता से पालन कर रही हैं। हमारा जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम है वो दुनिया के अंदर माना हुआ सिस्टम है और इन सब के रहते सब पैरामीटर्स पर हमें भारी सफलता मिल रही है। सारे दुनिया में हमारी सराहना हो रही है। भारत की स्ट्रैटेजी की ओर सब लोग बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बार बार भारत की सराहना कर रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी कुछ ही सप्ताह के अंदर कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे देश को भारी सफलता मिलेगी। डॉक्टर साहब, नीति आयोग ICMR का प्रोजेक्शन है कि 15 मई के बाद हम जो कोरोना का कर्व है वो फ्लैट होगा, यानी हमारे पास जो बढ़ने वाले मामले हैं वो बहुत तेजी से नहीं आएंगे। मौजूदा हालात में ऐसी परिस्थितियां बनती दिख रही हैं कि आपको महज कुछ दिनों में? लगता नहीं है, क्योंकि अभी भी बेतहाशा मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, 15 मई तो अभी आ ही गया है और जहाँ तक हमारी भारत की स्थिति है, भले ही थोड़े बहुत केसेस हर रोज़ हमें दिखते हैं और वो भी हमें इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बहुत एक्टिवली हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, समाज में केसेस को ढूंढ रहे हैं। इवन अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम एक्टिवली सारी के ILI के केसेस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं केवल आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि पिछले समय में हमारे यहाँ पर एक हमारे भारतीय जो अमेरिका में एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, वो भारत आए थे और यहाँ उन्होंने कई सारे टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया था, संभवतः BBC को भी इंटरव्यू दिया था। और उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि जो अमेरिका में, इंग्लैंड में जिस प्रकार की जो परिस्थिति हुई है, उसके हिसाब से उन्होंने मैथमेटिकल जो मॉडल्स हैं उनके आधार पर प्रिडिक्ट किया था कि शायद भारत में 300 मिलियन से ज़्यादा केसेस जो है मई जून के महीने में होंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में कोरोना वायरस की सुनामी आएगी और साथ में ये भी कहा कि शायद 4-5 मिलियन केसेस जो है वो बहुत ही सेवियर होंगे, यानी कि उनके प्राणों को बहुत ज़्यादा खतरा होगा। अब मैं समझता हूँ कि मई के महीने में तो हम हैं। मेरा मानना यह है कि कोई भी जो बीमारी है उसका कैलकुलेशन जो है वो किसी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन से नहीं हो सकता। अमेरिका और इंग्लैंड की परिस्थितियाँ विभिन्न हो सकती हैं भारत के मुकाबले, लेकिन हमारे भारत में एक बहुत रॉबस्ट इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम है। भारत ने विषम से विषम परिस्थितियों में जो अपनी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काबिलियत है उसको सिद्ध करके दिखाया है। जब दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे केवल भारत में ही होते थे, तब हमने भारत से पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त करके दिखाया। हमने चेचक को भी भारत से दुनिया की तरह समाप्त करके दिखाया
और जब भी किसी बड़ी बीमारी का प्रकोप भारत में आया तो इतने बड़े देश में जब दुनिया के लोगों ने ये आशंका व्यक्त की कि भारत इसको कैसे संभाल सकता है, भारत को हमेशा सफलता मिली है। इसलिए मुझे फिर कहूँगा कि अभी भी पूरा विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी विजय होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं ज़रा आगे बढ़कर इस बात पर आना चाहती हूँ कि यहाँ से आगे क्या। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका कहना है कि जो मामले हैं वो अभी बढ़ रहे हैं और जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, जून जुलाई के महीने में भारत में कोरोना ग्राफ पीक करेगा। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, मैंने भी ये बयान अखबार में पढ़ा है। डॉक्टर गुलेरिया से मेरी कोई बात नहीं हुई है और मुझे ये भी नहीं पता कि ये उनकी वास्तविक सोच का ये बयान परिचायक है या नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं पूरी तरह से ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैंने पहले भी कहा कि आने वाले सप्ताह जो भी होंगे उनमें धीरे धीरे करके हमारा जो कर्व है ये पूरी तरह से फ्लैट भी होगा और उसके बाद ये रिवर्स भी होगा। और निश्चित रूप से कोरोना के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग चल रही है, इसमें हम सबको मिलकर एक निर्णायक विजय प्राप्त होगी। जिस मुद्दे पर डॉक्टर साहब मैंने, ठीक है आपका ये कहना है, लेकिन जिस मुद्दे पर मैंने पहले भी जिक्र किया था कि लॉकडाउन 3 में बहुत सारी लापरवाहियां दिख रही हैं, उनमें एक सबसे बड़ी चिंता इस वक्त देश के सामने है मजदूरों की। जो मजदूर राज्यों में लौट रहे हैं, उनसे क्या मामले बढ़ने का, कोरोना के मामले बढ़ने का बहुत बड़ा रिस्क है? देखिए, जब ये माइग्रेंट लेबरर्स लॉकडाउन होने के समय भी जब सड़क पर आए थे तो इस प्रकार की बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की गई थी, लेकिन मेरा तब भी ये मानना था कि इन बेचारे माइग्रेंट लेबरर्स का तो शायद उन लोगों से कभी संपर्क ही नहीं हुआ जो भारत के अंदर बीमारी को लेकर आए। लेकिन अभी जब लॉकडाउन को हमने रिलैक्स किया है और बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबरर्स को अपने अपने जो होम स्टेट्स हैं वहाँ जाने के लिए व्यवस्था की है, तो जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो इस बात का ध्यान रख के बनाई गई हैं कि अगर इसमें कोई भी हमारे भाई बीमारी कैरी कर रहे हों तो उसके कारण बीमारी जो है वो बड़े पैमाने पर कहीं पर भी ना फैले। और अगर इन बातों का ध्यान जहाँ से ये हमारे भाई जाएंगे और जहाँ पर ये अपने प्रांत में पहुँचेंगे, वो अगर हम सावधानी रखेंगे, वहाँ पर इनको प्रॉपरली क्वारंटाइन करेंगे, वहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके साथ इनका जो संपर्क है उसके नाते जो है जितनी हमें प्रिकॉशंस लेनी है वो सब हम लेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई असाधारण परिस्थिति का निर्माण नहीं होगा। जैसे हम बाकी कोरोना प्रभावित लोगों की देश में चिंता कर रहे हैं, वैसे ही इनकी भी चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या का भी समाधान हम सफलतापूर्वक कर पाएंगे। ये एक हिस्सा है सर, लेकिन लापरवाही दूसरा सबसे बड़ा कारण, लापरवाही नंबर 2 जो दुकानों में, शराब की दुकानों पर, खास तौर पर शराब की दुकानों के बाहर हम देख रहे हैं। कतारें देखकर लगता है लॉकडाउन मानने वाले नागरिक अभी घर में बैठा होगा सर, तो वो पूछ रहा होगा कि हम तो ठगे गए, हम नियम मान रहे हैं और यहाँ पर देखिए राज्यों को राजस्व चाहिए, उसके लिए दुकानों के बाहर, शराब की दुकानों के बाहर जबरदस्त भीड़ है। ये क्या कोरोना नहीं फैलाएंगे? क्या ये फैसला गलत था डॉक्टर हर्षवर्धन? देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते और एक हेल्थ एक्टिविस्ट होने के नाते और अभी देश स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते तो मैं ये कहूँगा कि मैंने जीवन भर लोगों को शराब और तंबाकू इनसे दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि हमेशा से मेरे मन में अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की चिंता रहती है। लेकिन इस फैसले को करने के लिए जो भी संबंधित स्टेट गवर्नमेंट्स ने निर्णय लिया, उनकी अपनी जो है मजबूरियां हैं। अब उनकी मजबूरियों के आगे मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं कर सकता जिससे कि उनको तकलीफ़ हो, लेकिन शायद ये निश्चित रूप से बेहतर होता अगर हम शराब की दुकानों को खोलने के संदर्भ में कुछ और थोड़े समय की प्रतीक्षा करते, और अगर वो हम नहीं कर पा रहे थे तो कम से कम खोलने के पहले
शराब की दुकानों के बाहर जो भी वातावरण बनेगा उसके बारे में पहले से एंटिसिपेट करके उसके लिए पर्याप्त इंतज़ाम सारे देश में करते, ताकि वहाँ जाने वाले लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों का पालन ना करने के कारण समाज को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई बड़ा झटका ना लगे। डॉक्टर साहब, क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों के दबाव में ये चूक कर गई? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अब जो परिस्थिति बन रही है उसमें राज्य तो चाहते हैं राजस्व, लेकिन इससे अगर मामला बढ़ेगा तो फिर परेशानी पूरे देश को होगी। देखिए, केंद्र सरकार जहां एक तरफ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, वहां दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक स्लोडाउन होने के कारण जो देश के बहुत बड़े वर्ग को तकलीफ़ हो रही है, उस तकलीफ़ के बारे में भी चिंता कर रही है। और हमारे गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को ओपन अप करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए जिस प्रकार की जो गाइडलाइंस बनाई और अलग अलग जोन्स के लिए अलग अलग गाइडलाइंस बनाई, उनको सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने कहा कि आपको जितना जहाँ पर सूट करता है आपके स्टेट की परिस्थिति के हिसाब से सब प्रकार का चिंतन करके उतना इम्प्लीमेंट करिए। इसलिए निर्णय तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ही करना था और प्रधानमंत्री जी ने तो हर बार लॉकडाउन समाप्त होने से पहले सभी मुख्यमंत्रियों से विस्तार से चर्चा की है, उनके जो विचार हैं उनको जाना है और उसके बाद ही कोई ना कोई निर्णय किया है। डॉक्टर साहब, हर बार प्रधानमंत्री खुद आते थे, लॉकडाउन बढ़ाने का अपना फैसला सुनाते थे, और या फिर जब उन्होंने जनता कर्फ्यू किया तब से शुरुआत की, लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन का एक्सटेंशन खुद आते थे ऐलान करने। इस बार एमएचए के ऑर्डर और राज्यों पर क्यों छोड़ा गया? देखिए, मुझे तो ये सवाल भी सर्वथा अनुचित लगता है। शायद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए जितना समय दिया है, दिन और रात वो पिछले 4 महीने से फ्रंट से लीड कर रहे हैं, हर छोटी से छोटी बात के लिए मीटिंग कर रहे हैं और हर बार अपना राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। देश के 135 करोड़ लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है और शायद इतना बड़ा उन्होंने इनोवेटिव जो जनता कर्फ्यू किया था, वो तो शायद सारे दुनिया के लिए एक प्रकार से अनुकरणीय उदाहरण है। डॉक्टर साहब, क्या ये ढील जो दी गई है ये भारी नहीं पड़ सकती है? क्योंकि एक्सपर्ट्स ने 70 दिन लॉकडाउन की सिफारिश की है। देखिए, भारत दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असाधारण साहस और नेतृत्व का परिचय देते हुए इतने लंबे लॉकडाउन को भारत के अंदर लागू किया और उसको भारत के लोगों ने बहुत ही अनुशासित तरीके से उस लॉकडाउन के गाइडलाइंस का पालन किया, डिसिप्लिन का परिचय दिया। अब लॉकडाउन में ढील देना या ना देना, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तब तक नहीं होगा जब तक हम ये ना भूल जाएं कि लॉकडाउन में या लॉकडाउन के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ये 2 बातें याद रखी तो कोरोना वायरस हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और अंजना जी, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सुबह से शाम तक टेलीविज़न पर रहती हैं, देश के लोगों से बात करती हैं, आप अपने हर बुलेटिन के बाद देश के लोगों को याद दिलाया करिए कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को भी नहीं भूलना है और उन्हें मास्क लगाने की आदत को भी नहीं छोड़ना है। डॉक्टर हर्षवर्धन, अब बात टेस्टिंग की। टेस्टिंग में इजाफा हुआ है, लेकिन क्या अभी भी ये काफ़ी है? जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए क्या हो रही है? देखिए, एक लेबॉर्ट्री से 453 लेबॉर्ट्रीज़ हमने सारे देश में क्रिएट कर दी इतने थोड़े से समय में, और जहां हम 2000 टेस्ट रोज़ के कर रहे थे, आज 80,000 से ज़्यादा टेस्ट हम रोज़ कर रहे हैं। हमारी कैपेसिटी 95,000 तक रोज़ के टेस्ट की हो गई है। हमने कहा था कि हम 1 लाख की कैपेसिटी 31 मई तक करेंगे। शायद आज टेस्टिंग के मामले में
हम दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं हैं। आप ही लोग बार बार टेस्ट 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 ये कहा करते थे। आज सारे देश में हर ज़िले में जो हमारा अनअफेक्टेड ज़िला है वहाँ पर हम सारी के केसेस को, ILI के केसेस को ढूंढ कर हम उनके टेस्ट कर रहे हैं। और कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने असाधारण तरीके से टेस्ट किए हैं। मैं कर्नाटक का और उड़ीसा का विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ। कर्नाटक में जहाँ हम हर डिस्ट्रिक्ट में 250 टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, वहाँ पर अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 1000 से लेकर और 7-8 हज़ार तक टेस्ट किए हैं। और खुशी की बात यह है कि इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में ये सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। दिल्ली में अभी भी कई जगहों पर टेस्ट की रिपोर्ट्स 24 घंटे 48 घंटे में नहीं आ रही है। इसकी वजह क्या है? यहाँ तक कि मामला हाई कोर्ट में भी गया। हाई कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार को कि आप वक्त पर दीजिए, 48 घंटे के अंदर दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से लेबॉर्ट्रीज़ के ऊपर प्रेशर है। 5-6 घंटे तो टेस्ट को रिपोर्ट को आने में वैसे भी लगते हैं, लेकिन दिल्ली में विशेष रूप से हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, वहाँ पर हम एक अपनी बड़ी मशीन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसमें शायद 1000 से ज़्यादा टेस्ट जो है करने की हमारी क्षमता एक दिन में बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो बायोटेक्नोलॉजी की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनकी भी हमने सहायता ली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ये जो थोड़ा सा कुछ लोगों का टेस्ट का रिपोर्ट देर में आने की जो बात आई है, इसका समस्या का धीरे धीरे समाधान पूरी तरह से हो रहा है। देखिए, टेस्टिंग किट्स पर लगातार एक परेशानी बनी रही डॉक्टर हर्षवर्धन। चाइनीज टेस्टिंग किट फेल हो गए। कई राज्य सरकारों ने कहा हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, फिर ICMR ने भी कहा कि अभी इसकी जो इस्तेमाल है उस पर रोक लगा दी। क्या कहेंगे आप? रैपिड टेस्टिंग के लिए हम इस वक्त क्या कर रहे हैं? देखिए, एंटीबॉडी टेस्ट को करने के लिए जब दुनिया में रिकमेंडेशन आया तो हम भी अपने देश के लोगों को उसका लाभ देने के अंदर तत्पर थे। और उसके कारण हमने जहाँ भी दुनिया में किट्स आसानी से अवेलेबल थे उनको ख़रीदा। और फिर जब चाइना का जो टेस्ट किट है उसके बारे में कुछ स्टेट्स ने हमको शिकायत किया, तो फिर हमने अपनी भी जांच की। और जांच करने के बाद जब हमें संतोषजनक परिणाम नहीं मिले तो हमने उनको तुरंत अबैंडन किया। अब हम केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं एक अच्छी किट की। मेरे पास खुशखबरी ये है कि हमारे वैज्ञानिक, खासकर बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक और ICMR के साथ मिलकर अभी मई के महीने में ही हम देश के अंदर RT-PCR किट्स भी और एंटीबॉडी टेस्ट किट भी भारत में अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर इंडिजिनस और पर्याप्त जितनी भी हमारे देश की जो अभी आवश्यकता है, हम 1 लाख टेस्ट पर डे की जो टारगेट बना रहे हैं, ये सब कुछ हम भारत के अंदर ही जो है बनाना प्रारंभ कर देंगे। और आने वाले समय में हमारी भारत की किट्स का ही इस्तेमाल इन टेस्ट के लिए होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपने कहा था कि लॉकडाउन का वक्त हमें अस्पताल और आइसोलेशन बेड्स तैयार करने का वक्त देगा। क्या अब हम तैयार हैं? क्या अगर परिस्थितियां बहुत खराब होती हैं तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त इंतजाम है? देखिए, हमने सारे देश में कोविड के मरीज़ों के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड हेल्थ फैसिलिटी और इसी प्रकार से डेडिकेटेड केयर सेंटर्स, ये 3 प्रकार के सुविधाओं की कल्पना की है। उसी के लिए सारे देश को तैयार किया है। और इन सब फैसिलिटीज़ में जहां हमने तैयारी की है, उसके अगर टोटल बेड्स की मैं संख्या को गिनूं, ICU के और आइसोलेशन के सारे मिलाकर, तो ये संख्या करीब 4 लाख से ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा फिर कई हज़ार हमने बेड्स की व्यवस्था रेलवेज़ की मदद से और दूसरी हमारी जो भारत सरकार के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके बेड्स वगैरह, तो कुल मिलाकर सारे देश में हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं विषम से विषम परिस्थिति के भी आने के लिए। जबकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी दुखद परिस्थिति भारत में नहीं आएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन, बतौर स्वास्थ्य मंत्री आने वाले दिनों के लिए नागरिकों को किस तरह से तैयार रहने को कहेंगे आप? लॉकडाउन रहेगा, लॉकडाउन हटेगा, लेकिन तैयारी कैसे अब मानसिक स्तर पर हर व्यक्ति को, हर नागरिक को कैसे सोचना है? देखिए, देश के लोगों को लगातार हम पहले दिन से ही
सब प्रकार के जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हो सकते हैं, उसमें एक कॉलर ट्यून भी है टेलीफोन की, जो 117 करोड़ सब्सक्राइबर्स को दिन भर याद दिलाती है सब प्रकार की जिम्मेदारियों के संदर्भ में, बीमारी के लक्षणों के संदर्भ में, और उनके द्वारा जो अपेक्षित सावधानियां हैं जो उन्हें लेनी चाहिए उसके बारे में। तो देश के लोगों को मेरा ये कहना है कि आपने अभी तक बहुत जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य को निभाया है, लॉकडाउन को गंभीरता से पालन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग गंभीरता से की है। तो ये सारी बातों में किसी भी प्रकार की ढील मत दें। आप लिबरल ना हो, भले ही लॉकडाउन को खोला गया है तो जहाँ जहाँ जितना खोला गया उसको फॉलो करिए, और साथ में जो प्रिकॉशंस हैं, जैसा पहले भी मैंने कहा कि मास्क का इस्तेमाल करना, दिन भर अच्छी तरीके से अपने साबुन से हाथ को धोते रहना, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को फॉलो करना और सोशल डिस्टेंसिंग करना, और अगर लॉकडाउन है तो घर के अंदर रहना और घर में भी अपने बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रखना। इतनी ही तो सावधानी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और यही मेरा देश के लोगों के लिए संदेश है। डॉक्टर साहब, अब जरा इलाज पर बात करते हैं, क्योंकि तैयारी जो परेशानियां वो तो एक तरफ है, लेकिन अमेरिका के बाद अब जापान सरकार ने भी रेमडेसिविर के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। क्या भारत इस पर कोई पहल करेगा? भारत में कौन सी दवाओं पर इस वक्त मंजूरी हो रही है? देखिए, रेमडेसिविर के बारे में अभी दुनिया में उसकी उपयोगिता के बारे में भी जहां एक तरफ रिसर्च और ट्रायल्स हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो इसको बनाने वाली जो अमेरिका की कंपनी गिलियड है, उसके साथ भी भारत सरकार उच्च स्तर पर बातचीत कर रही है। उसकी भी बातचीत दवा की कुछ कंपनियों के साथ भी हो रही है। भारत सरकार का फार्मास्यूटिकल्स मंत्रालय और हमारा अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में CSIR, वो सब इसके अंदर गंभीरता से लगे हैं। और अगर इस दवा की बीमारी को ठीक करने में उपयोगिता होगी तो भारत के लोगों के इंटरेस्ट में, भारत के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भारत की सरकार के द्वारा जो भी उचित फैसला होगा उसको करने में हम किसी भी प्रकार की ना तो कोताही करेंगे और ना ही किसी प्रकार से इस संदर्भ में देश के लोगों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। एक तरफ दवाएं, दूसरी तरफ लेकिन वैक्सीन जो सबसे महत्वपूर्ण है, इटली ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है। क्या इस पर भारत की नज़र है? हम क्या करेंगे? देखिए, वैक्सीन के निर्माण के संदर्भ में भारत स्वयं बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहा है, और इसमें हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बहुत सहयोग कर रहा है, उन सब लोगों को हैंड होल्डिंग कर रहा है। और जिस प्रकार से अभी करीब आधा दर्जन से ज़्यादा भारत के अंदर ही वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। कुछ एक जो है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टेज में भी बढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इन सब दुनिया के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने गावी के चीफ को भी ये कहा है, जो ग्लोबल अलायंस है वैक्सीन्स के संदर्भ में, उनको भी मैंने कहा है कि जो WHO के एफर्ट्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन के स्तर पर और इन्वॉल्वमेंट के स्तर पर भारत एक अग्रणी भूमिका निभाना चाहेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन, भारत की जो कोशिशें हैं दवा पर, वैक्सीन पर, वो कहां पहुंची है? PM ने भी बैठक की थी और आप भी मेड इन इंडिया पर जोर दे रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है? देखिए, ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन डेवलपमेंट के मामले में, ड्रग डिस्कवरी के आंदोलन के मामले में, या फिर आयुष की दवाइयों को हर प्रकार से समर्थन देने के मामले में फ्रंट से लीड कर रहे हैं, वैज्ञानिकों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं और स्वयं चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने स्वयं एक मीटिंग की सारे वैज्ञानिकों के साथ, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारत में जिस प्रकार से अभी आयुष की भी कुछ जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में हम लोगों ने पहली बार भारत के इतिहास में क्लिनिकल ट्रायल्स को शुरू करने की, प्रोफाइलेक्सिस की दृष्टि से भी और ट्रीटमेंट की दृष्टि से भी जो एक पहल की है,
ये भी आने वाले समय में ऐतिहासिक हो सकती है। डॉक्टर हर्षवर्धन, अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक जो रिकवरी रेट है उसमें इजाफा हुआ है, लगभग 29 से 30% लोग अब रिकवर कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे शहर हैं जहां पर मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, जैसे हम उज्जैन देख रहे हैं या फिर अहमदाबाद में देख रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, जो ग्लोबल मोर्टालिटी रेट है वो तो 7-8% के करीब है। हमारा तो 3 और 3.5 के बीच में ही एवरेज मोर्टालिटी रेट जो है वो चेंज होता रहता है। कुछ स्थानों पर जहां ये इससे थोड़ा ज़्यादा है तो वो हॉट स्पॉट्स हैं, जहां शायद सही समय पर हम अपने कोरोना से पीड़ित मरीज़ों को अस्पताल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन देश में अधिकांश स्थानों पर जो मोर्टालिटी रेट है वो 3% तक भी नहीं पहुंचा है। हर रोज़ जब मैं विश्लेषण करता हूं तो 0.5% से भी कम लोग वेंटिलेटर पर होते हैं। 1 और 1.5% के बीच में लोग जो है वो ऑक्सीजन पर होते हैं, और 2 और 2.5-3 के बीच में जो प्रतिशत लोग वो आईसीयू के बेड्स पर होते हैं। हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी 30% तक पहुंच गया है। आज 17,000 के करीब हमारे मरीज़ ठीक होकर घर चले गए हैं। इसलिए मेरा केवल इतना कहना है कि जो डेथ्स हो रही हैं उसमें भी 80% से ज़्यादा जो है उन लोगों की हो रही हैं जिनको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि उनके शरीर में पहले से कोई ना कोई और हार्ट की, लंग्स की, किडनी की जो है बीमारियां पहले से विद्यमान हैं। इसलिए बार बार हम इस बात का स्मरण लोगों को कराते हैं कि अपने घर में अपने बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रखिए। उनको थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो तो तुरंत उनको अस्पताल की व्यवस्था में लेके जाएं। उसके लिए लंबा इंतज़ार मत करें, सोचते ना रहें। डॉक्टर हर्षवर्धन, आखिरी सवाल, 17 मई के बाद क्या होगा? क्या लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? देखिए, हमेशा की तरह मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी सबसे सलाह मशवरा करेंगे। वो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की विस्तार से बात सुन रहे हैं। 4 बार शायद वो उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके हैं, और सारे देश की जो भी परिस्थिति होगी उसका जो भी विश्लेषण उनके पास अपने मुख्यमंत्रियों के माध्यम से पहुंचेगा। फिर वो अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, सबसे चर्चा करते हैं, और सबसे चर्चा करने के बाद जो सामूहिक सोच विकसित होती है उसके आधार पर निर्णय करते हैं। लेकिन उनके निर्णय की एक विशेषता हमेशा होती है कि वो निर्णय भारत के 135 करोड़ लोगों के व्यापक हितों की रक्षा करने के लिए होता है, वो उनके हित में होता है। तो इंतज़ार करिए, 16 तारीख को जो भी निर्णय होगा वो भारतवासियों के हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अन्ना जी, जाते जाते फिर याद दिलाना चाहता हूं कि हर रोज़ शाम को हर बुलेटिन के अंत में कृपया देश के लोगों को ज़रूर याद दिलाइए कि उनकी रक्षा करने के लिए जो सबसे मजबूत वेपन है वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। और ये खाली मैं आपको ही नहीं कहना चाहता, ये आज तक के और दूसरे सभी टीवी चैनल्स के सब एंकर्स को आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहता हूँ। शायद ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है आने वाले वर्षों के अंदर इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन देश के स्वास्थ्य मंत्री आज तक के साथ ई एजेंडा कॉन्क्लेव में शामिल होते हुए ताकि सरकार की सोच, स्वास्थ्य मंत्रालय की रणनीति और कैसे इस लड़ाई में देश आगे बढ़ेगा, इस पर उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा की। धन्यवाद आपका। देखते रहिए ई कॉन्क्लेव, जारी है आज तक।